हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डिग्री में गांधी एंड पीस स्टडीज एमजीपीएस एमजीपी 007 के इकाई 1 में गांधीवाद के बाद परिदृश्य, जिसमें लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति। भारत ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के मूल्यों पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना प्रारंभ हुआ। सामाजिक क्रांति के लिए जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण करने वाले उपबंध, दुर्लभ वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के संरक्षण वाले उपबंध के निर्धारण करने वाले संविधानिक उपबंध अब पिछले 6 दशकों से प्रचलन में है। मूल अधिकारों का उद्देश्य किसी व्यक्ति के निजी स्थान को सार्वजनिक स्थान जैसे समाज और उसकी परंपराएं और सरकार तथा अन्य सार्वजनिक संघों के अतिक्रमण से संरक्षित करना है। सामूहिक अधिकारों का प्रावधान आवश्यक युगों पुरानी रूढ़ियों द्वारा स्वीकृत जाति विभेद, सोपानबद्ध संगठित समाज में संचित असमान के अस्तित्व में हुई है। कुछ राजनीतिक आर्थिक समूहों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को सामाजिक सामग्री जैसे धन, शक्ति और प्रतिष्ठा के उपभोग से वंचित किया जाता रहा है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु समूह के रूप में उठाया जाना अब आवश्यक है। उनको समृद्ध करना परिणामतः इन समूहों के सामूहिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि वे समाज में अपना अधिकार पूर्ण स्थान लेने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हो सके। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो व्यक्तियों को अपंग बनाती है और सामूहिक निर्णय के क्रियान्वयन में प्रभावी ढंग से भाग लेने से रोकती है, उनके संदर्भ में संविधान में विशेषकर प्रस्तावना में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तथापि संविधान का कार्य देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश द्वारा प्रभावित हुआ है। भारत सरकार का कोई अपवाद नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण और सांस्कृतिक बंधनों ने विशेषकर निम्नतम जातियों और सबसे अधिक गरीब नागरिकों में लोकतंत्र तथा सामाजिक और आर्थिक सुधारों का विस्तार सीमित किया। बहरहाल प्रतिनिधिक सरकार और वयस्क मताधिकार उन सभी द्वारा अपनाया गया है जो सशक्तिकरण लाना चाहते हैं। जहां तक मूल अधिकारों का संबंध है, उन्होंने विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार ने एक ओर निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच, दूसरी ओर राज्य निदेशक सिद्धांतों तथा मूल अधिकारों के बीच असंगति के कारण तनाव उत्पन्न किया है। इन असंगतियों के फलस्वरूप कई संवैधानिक संशोधन हुए और आकस्मिक अवसरों पर संसद और न्यायपालिका का टकराव हुआ कि कौन संविधान का अधिक सक्षम संरक्षक है। मूल अधिकारों को अब यह निरपेक्ष नहीं समझा जाता है। इनकी कई सीमाएं हैं, अहर्ताएं और अपवाद भी है। इनकी भारत के संविधान के आधिकारिक ढांचे के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सीमा और न्यायिक समीक्षा विद्यमान है। राज्य के निदेशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों के बीच असंगतियां हटाने का प्रयास भी दिखाई देते हैं, भले ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों कानूनी तौर पर लागू नहीं है। सन 1970 के दशक से उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने उनके सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया कि नीति निर्देशक तत्वों का कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का पूरक स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम के रूप में वैधता निर्धारण करने में उनके महत्व को रेखांकित किया है। वह मानता है कि व्यक्तियों द्वारा मूल अधिकारों का प्रयोग तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है जब तक निदेशक तत्व क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं। सामूहिक अधिकारों के प्रावधान का अभिप्राय भारतीय जन समुदाय के बहिष्कृत या सीमांतीकृत सामाजिक समूहों का प्राथमिक के आधार पर उनके साथ व्यवहार करना है। यदि संविधान की प्रस्तावित
सभी सामाजिक न्याय आश्वासन देती है कि राज्य निर्देशक सिद्धांत के लिए सामाजिक देखभाल के साथ कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अपेक्षित है। राज्य के सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उन्हें संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 15 का 1 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेद, स्थान या जन्म या उनमें से किसी आधार पर नागरिक के विरुद्ध भेदभाव निषिद्ध है। कानूनी समानता के अलावा संविधान अनुच्छेद 16 पैरा 3 के माध्यम से नागरिकों को किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का कोई भी प्रावधान करने की अनुमति देता है जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 15 के प्रावधान कहता है कि नागरिकों को किसी भी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने से राज्य को कोई रोक नहीं सकता है, अर्थात इनके उत्थान के लिए सभी उपाय करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान 3 प्रकार की अभिक्रिया करने के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए विधायी निकायों में सीटों, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण करने के लिए कुछ व्यय, सेवा और सुधारक स्कीमों जैसे छात्रवृत्तियों, अनुदानों, ऋण, भूमि आवंटन, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता तथा गरीबी निवारक उपायों और दमन तथा अन्याय से संवेदनशील समूहों का संरक्षण करने के लिए अभिप्रेत सामाजिक संरक्षण के उपाय करने के लिए प्रावधान उपलब्ध कराता है। इन सभी संविधान निर्माताओं ने आर्थिक वचन स्वीकार करने की मनाही की। इसका परिणाम तरजीही अभिक्रिया की पहचान करने के मात्र मानदंड के रूप में पिछड़ापन आया है। शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन तथा वचन दोनों का प्रमुख कारण सामाजिक पिछड़ेपन माना गया है। ये प्रावधान बेदखली और अभावग्रस्त की पीड़ा कम करने में प्रमुख रूप से सहायक हुए हैं, परंतु निष्कासन का ढांचा या उसकी तीक्ष्णता कम करने तक में भी लागू न करने के कारण ये सब असफल रहे हैं। वंचित और सामान्य जन समुदाय के बीच अंतर है। सामाजिक न्याय के कार्यक्रम हालांकि बहिष्करण के मामले में सामाजिक संरचना का कोई लाभ नहीं दे पाए। रोजगार, मजदूरी, ऋण आदि में भी भेदभाव अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान है। इसलिए कई सामाजिक समूहों में भी अभी भी आर्थिक परिस्थिति में अंतर है और यह पहले की तरह अब भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।